Hello students, welcome to my channel. In this lecture we will discuss Gauss theorem. Before discussing Gauss theorem, firstly I will define area vector. We know that area is a scalar quantity, but in order to solve many problems we consider area as a vector quantity. Clear? We consider area as a vector quantity. So now we know that in order to represent a vector quantity we need two parameters. For a representation of a vector we need magnitude plus direction. Clear? So for a particular area we can easily find out its magnitude, but what will be the direction of the area vector that we have to define. Clear? So now this is represented by ds vector, which is equal to ds into n cap, where ds is the magnitude of the area element, and n cap represents the direction of the area vector. So बच्चों अब देखेंगे हम what will be the direction of the area vector. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं. अगर हमारे पास कोई प्लेन एरिया एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ये कोई प्लेन एरिया एलिमेंट है, तो इस केस में द एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया एलिमेंट. क्लियर? सपोज ये हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, तो इस बोर्ड की ये हमारी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी. ठीक है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस बोर्ड? लेंथ इनटू हाइट. क्लियर? बट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर विल बी perpendicular to this board. Clear? So for the plane surface area, the direction of the area vector is perpendicular to the surface. क्लियर? तो हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर अ प्लेन सरफेस डायरेक्शन हमें कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? सरफेस हमारे पास दो तरह की होती हैं. जैसे सपोज ये बोर्ड है, इसके ऊपर एक तो परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ हो गया, ठीक है. अगर मैं इसके अंदर एक पिन अंदर को लगा दूं तो वो जो पिन की डायरेक्शन है वो भी इसके परपेंडिकुलर होगी, बट वो इनवर्ड्स होगी. तो हमने कौन सी लेनी है? हम लेनी है आउटवर्ड्स. परपेंडिकुलर लेना है, बट कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये प्लेन कंपोनेंट्स के लिए तो हमारे पास हो गया, बड़ी इजीली हमने करके दिखा दिया. जैसे मैं एक दो आपको और ड्रा करके दिखाता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सपोज हमारे पास ये क्या है? कोई स्फीयर है. सो लाइक दिस. ठीक है, तो इस स्फीयर का ये वाली लेंथ कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में. ये कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में. और ये वाली लेंथ कौन सी डायरेक्शन में है? इन द जेड डायरेक्शन. क्लियर? इसके कितने फेसेस होते हैं स्फीयर के? 6 फेसेस. अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी. क्लियर? फॉर दिस सरफेस ए बी सी डी वी हैव टू नॉर्मल्स, one in the outward direction and second one in the inward direction. Clear? So what we consider for this ABCD face, its direction of area vector
इज, हाँ कौन सी लेंगे, एक डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक इसकी टुवर्ड्स है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो फॉर द ABCD फेस इट्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर? तो हमने इसकी डायरेक्शन बच्चों कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है। और ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, इनवर्ड्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो फॉर दिस सरफेस ABCD, इस ज्योमेट्री के हिसाब से इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड मीन्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर? तो फॉर द प्लेन कंपोनेंट्स इट इज वेरी सिंपल। सो नाउ अगर सपोज हम इसको नाम दे दें, दिस इज CDEF, ठीक है? तो ये हमारा ऊपर का फेस हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी अलोंग द y डायरेक्शन। फॉर दिस surface CDEF, the area vector is in the positive y direction. And for this, जो नीचे वाला फेस है उसका एरिया वेक्टर बच्चों किस तरफ होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव y डायरेक्शन। क्लियर? और ये वाला जो फेस है हमारा लेफ्ट वाला, ये राइट वाला फेस था, ये लेफ्ट, इसका एरिया वेक्टर बच्चों होगा टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने प्लेन सरफेसेस के एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शंस उनको डेजिग्नेट करनी है और किस तरफ लेनी है, टुवर्ड्स द आउटवर्ड डायरेक्शन। और वो सरफेस के क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? तो प्लेन सरफेसेस के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है? अगर हम डिस्कस करें फॉर द कर्व्ड सरफेसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चों, एक सफियर है। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, एक सफियर है। ठीक है? सफियर के ऊपर हमें कोई प्लेन सरफेस नजर नहीं आ रही। ठीक है? तो इसके ऊपर हमने जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनानी है तो देखते हैं हम। तो इस केस के लिए हमें क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सफियर। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों इसमें क्या है, सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट on the surface of a sphere। हमने ये एग्जांपल किसकी ले रहे हैं बच्चों, सफियर की। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट अ स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ सफियर। क्लियर? आप कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स पे आपको लेके दिखाऊंगा। सपोज दिस इज पॉइंट P। ठीक है? मैंने P पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमने P के अराउंड एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? दिस एरिया एलिमेंट इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ds, और ds कैसा है, ds टेंड्स टू 0। इतना छोटा है वो ds कंपोनेंट। दिस ds कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल एंड इट्स मैग्नीट्यूड विच टेंड्स टू 0। तो ये जो एरिया एलिमेंट है इट विल जस्ट लाइक एक्ट लाइक एज अ प्लेन। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, एक छोटे से प्लेन की तरह एक्ट करेगा। फॉर अ प्लेनर स्ट्रक्चर वी नो दैट द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज आउटवर्ड्स। तो इस जगह पे हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की डायरेक्शन में। तो मतलब P पॉइंट के लिए जो हमारा एरिया एलिमेंट है हमने लिया हुआ, इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर P पॉइंट पे जो हमारा डायरेक्शन है वो किस तरफ चला गया बच्चों, अलोंग द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमने फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एट द पॉइंट Q। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड द पॉइंट Q। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये एलिमेंट हमने इतना छोटा सेलेक्ट किया है कि उसका एम्पलीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास है। तो अब अगर ये 0 के आसपास है तो दिस विल जस्ट एक्ट लाइक एज अ प्लेन सरफेस। तो इसके ऊपर अब एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड्स। इसको रेडियली आउटवर्ड्स बोल रहे हैं बिकॉज ये सफियर है। ठीक है? अदरवाइज आप सिंपली बोलो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। ठीक है? तो इसका मतलब Q पॉइंट के ऊपर हमारा जो रेडियल
ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ये एरिया वेक्टर। अब P पॉइंट पे देखें और Q पॉइंट के ऊपर देखें, क्या एरिया वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं? यस, दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। क्लियर? बट फॉर द प्लेन सरफेसेस, अगर हम ये पॉइंट को P बोल दें और ये पॉइंट को Q बोल दें, तो ऑल द एरिया वेक्टर्स विल बी पैरेलल, बट इन दिस केस एरिया वेक्टर्स विल नॉट बी पैरेलल। क्लियर? अगर हम यहां पे ले लें, दिस इज पॉइंट R, सपोज, अगेन सेलेक्ट अ कंपोनेंट and this will be in this direction. Clear? तो इस हिसाब से हमने कर्व्ड सरफेसेस के लिए बच्चों क्या सेलेक्ट करने हैं? एरिया वेक्टर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसकी हमें काफी जरूरत पड़ेगी। और एरिया वेक्टर को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ds वेक्टर विच इज इक्वल टू ds इनटू n कैप। ds बच्चों क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड, किसका? स्मॉल कंपोनेंट जो हमने लिया था उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये n कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये होगी क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अच्छे से करना है, क्योंकि हमारी जो गॉस थ्योरम का जो सभी आर्टिकल्स हैं उसमें एरिया वेक्टर काफी यूज होगा, तो हमें इसकी डायरेक्शन अच्छे से बतानी चाहिए। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So now we will define another quantity which is called as electric flux. It is represented by phi. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? Suppose this is a surface having the area element ds. इसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, मैंने पैरेलल लाइंस बनाई हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग कितना रहा है बच्चों? ई वेक्टर है, उसकी वैल्यू है ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और अगर ये हमारा एरिया कंपोनेंट्स है, अगर हम देखें इसको, तो इसका अब क्या करेंगे हम? अगर एरिया वेक्टर देखना हो तो कैसे बनाएंगे? दिस इज अ सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में बच्चों हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। दिस इज ds वेक्टर। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अगर ये एरिया वेक्टर है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब थीटा क्या बन गया बच्चों? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन गया। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस in the electric field is defined as the total electric lines of forces passing और क्रॉसिंग लिख लेते हैं, क्रॉसिंग नॉर्मली। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग नॉर्मली। अगर हमारे पास ये कोई एरिया कंपोनेंट है और ये किसकी प्रेजेंस में है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है, तो इस एरिया कंपोनेंट के अंदर में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं।
तो लोगों ने जब इसको स्टडी किया तो देखा दैट अगर हम यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहे हैं तो फ्लक्स भी हमारी स्मॉल आएगी। दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर, जितना हम एरिया कंपोनेंट बढ़ा देंगे उतना ही हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा में जो थीटा है वो क्या चीज है? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारा डी फाई क्या बना बच्चों? दिस इज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो डी फाई दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। सो के इसमें 1 है बच्चों, तो डी फाई हमारा क्या आ गया? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। एंड दिस इज व्हाट, इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने पढ़ी है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी इज व्हाट? ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? दिस इज ई डी एस कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? क्योंकि अब ये दोनों क्या है? वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये क्या बच्चों? एरिया वेक्टर। तो दिस इज ई डॉट डी एस, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स क्या बना बच्चों? दिस इज ई डॉट डी एस। क्लियर? सो नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई सरफेस एलिमेंट ds है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कैपिटल E और द थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स बच्चों क्या बना हमारा? E डॉट ds, ठीक है। अगर हम देखें व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फ्लक्स, यूनिट्स ऑफ फ्लक्स, तो ये क्या बने? इसका यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन पर कूलम, बिकॉज हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा क्या है? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का यूनिट बच्चों न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है। इनटू ds का बच्चों मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स का बच्चों यूनिट क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू नाउ ई इज व्हाट बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का बच्चों क्या होता है? MLT -2 और साथ में एरिया। एरिया का बच्चों क्या है? L स्क्वायर और नीचे क्या है? चार्ज। चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों क्या है? करंट। करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज हमारा बना करंट इनटू टाइम। करंट का बच्चों यूनिट हम क्या लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए? दिस इज एम्पियर इनटू टी का बच्चों दिस इज अ टाइम, तो ये क्या बना? ML³ T -3 A -1, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास बन गया किस चीज का? फ्लक्स का, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें हमारा जो फॉर्मुलेशन में थीटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा डी फाई क्या बना था? ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। इफ थीटा इज 0 तो हमारा फ्लक्स बच्चों मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस थीटा की 0 के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हमारा डी फाई क्या बनेगा? ई डी एस। बट इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हमारा डी फाई बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें एंगल दिया होगा उस हिसाब से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था? डी फाई कैलकुलेट किया बिकॉज हमने एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट प्लेन सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा और फॉर द कर्व्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर हमने पूरी स्ट्रक्चर, ये तो मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया, अगर पूरी स्ट्रक्चर के लिए तो हम क्या करेंगे? उसको बाद में इंटीग्रेट कर दिया करेंगे,
ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम, ठीक है, इसका गॉस लॉ भी बोलते हैं। So now, what is the definition of this? According to this theorem, total electric flux through a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस है, नाम इसका सपोज एस ले लिया हमने, ठीक है। अगर इसके अंदर जो हमारे पास चार्ज है वो क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में से कितनी फ्लक्स आएगी, दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। अगर इस सरफेस के अंदर चार्ज क्यू प्रेजेंट है तो इसमें से कितनी फ्लक्स बाहर आएगी, दैट इज 1 by epsilon naught times क्यू। क्लियर, उसको सिंपली ऐसे भी बोल देते हैं क्यू बाई epsilon naught, ठीक है। हमने क्या किया है, अब जैसे मैंने ये सरफेस ड्रॉ कर ली, ये सिमेट्रिक भी हो सकती है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकती है, ठीक है, मतलब अनसिमेट्रिक भी हो सकती है। तो मैं ये दो गॉस थ्योरम है दोनों के लिए प्रूव करूंगा, फॉर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज फॉर द असिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर, सो नाउ व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो नाउ प्रूफ, क्लियर। हमने क्या किया बच्चों, अब एक सरफेस ले ली, ये मैं पहले सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के लिए एक्सप्लेन करता हूं। सिमेट्रिक सरफेसेस मतलब जिनकी शेप हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, जैसे हमारे पास सफियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक सफियर है विद इट्स अ सरफेस कैपिटल एस, एंड वी विल फाइंड आउट दिस स्टेटमेंट दैट फाई इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें डेफिनेशन में देखा था डी फाई हमारा क्या था बच्चों, ई डॉट ds, ठीक है। अब क्या करें हमने ये सफियर ले लिया, लेट द सेंटर ऑफ द सफियर इज O, इट्स रेडियस इज हाउ मच, सपोज r, ठीक है। चार्ज इनसाइड द सफियर इज हाउ मच, q, लेट द चार्ज q इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सफियर। नाउ फर्स्टली बच्चों मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। क्यों किया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लेन नहीं है, ठीक है। एरिया एलिमेंट हम प्लेन स्ट्रक्चर के लिए तो बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट फॉर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर और फॉर द कर्व्ड सरफेस हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें उसका सबसे पहले उसके ऊपर एक एरिया एलिमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट द स्मॉल कंपोनेंट इज ds, ठीक है। ये जो हमारा एरिया एलिमेंट बच्चों हमने ले लिया, ये कितना ले लिया, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा आपको, दिस एरिया एलिमेंट इज हाउ मच, ds, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds on the surface of sphere, ठीक है। अब
ये पॉजिटिव, हम इसको ले लेते हैं, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ds एरिया एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। अब इतना छोटा ले लिया कि इसका जो सरफेस है इट इज सिमिलर टू अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो भी बाहर की तरफ होगा एंड इट विल बी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो इसका मतलब हमें नजर क्या आ रहा है, ई वेक्टर एंड ds वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एंड दिस इज गिवन बाय E dot ds which is equal to E ds cos of 0। तो d फाई बच्चों हमारा क्या बना, E ds, क्योंकि हमारी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज सिंपली 1। तो हमारा फ्लक्स आ गया थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट विच इज E ds। तो अब हमने क्या करना है, वी विल फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स through the sphere, total flux through the surface area capital S। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा बच्चों, लेट द वैल्यू इज 5। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया एलिमेंट है, ठीक है, वैसे ये 3 डायमेंशन में होगा। जैसे हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कल, आपको सर्कल लग रहा है क्योंकि मैं 2 डायमेंशनल बोर्ड पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ds एरिया एलिमेंट है सरफेस के ऊपर, तो इस तरह से हम बहुत सारे सरफेस एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे सरफेस के ऊपर। और जैसे हमने ds एरिया एलिमेंट इसके अंदर में से फ्लक्स फाइंड आउट कर ली, सिमिलरली इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट के थ्रू, तो सभी एरिया एलिमेंट्स के ऊपर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स बच्चों हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ द ऑल द फ्लक्सेस। ठीक है, इन छोटे छोटे जो एरिया एलिमेंट्स हैं इनके अंदर में से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है उन सबका क्या कर देंगे बच्चों, सम कर देंगे। ठीक है, बट एक कंडीशन मैंने ली थी, दिस एरिया एलिमेंट इज वेरी स्मॉल। क्या है, बहुत छोटा है। अगर एरिया एलिमेंट बच्चों स्मॉल है तो ये कितने एरिया एलिमेंट्स बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो अगर हम उनका सम लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर क्या बना, डी फाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, सम की बजाय इंटीग्रेशन लगा दिया। सो नाउ दिस इज व्हाट, डी फाई की वैल्यू रख देती है, दैट इज ई डी एस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पूरे ये सरफेस के लिए फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सो फाई विच इज इक्वल टू ई बच्चों हमारी क्या है, दिस इज द डिस्टेंस r। तो ई हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्यों बच्चों, चार्ज इनसाइड द सरफेस कांस्टेंट है, बाहर आ। आर स्क्वायर ये जो रेडियस है बच्चों ये भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर द क्लोज्ड सरफेस एरिया एलिमेंट कैपिटल S। ठीक है, अगर हम ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स का जोड़ करें तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा बॉल का, सफियर का। ठीक है, तो सफियर का पूरा जो सरफेस एरिया है बच्चों वो कितना है, ठीक है, ये सफियर है ऑफ रेडियस r। तो टोटल एरिया इसका कितना है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर द क्लोज्ड सरफेस, दिस इज व्हाट, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बना, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई के साथ कैंसिल, r स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो बच्चों 5 हमारा क्या बना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह हमने 5 कैलकुलेट कर लिया विच इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो नाउ अगर मैं एक चीज आपको दिखाऊं यहाँ पे, जब मैंने इसको ऐसे लिखा था, फाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई बच्चों हमारा क्या था, ई डॉट डी एस। इसी से स्टार्ट किया था हमने, यहां से स्टार्ट किया था। डी फाई हमने क्या लिया था, ई डॉट डी एस। ठीक है,
तो इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया फॉर द क्लोज्ड सरफेस एस, और ये सारा कुछ सॉल्व करके हमारा आंसर बच्चों आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और फाई यहाँ पे लिख दूँ तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट बन गया। किस चीज़ का स्टेटमेंट बन गया बच्चों? गॉस लॉ का स्टेटमेंट बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। ठीक है, तो इसको बोलते कैसे हैं? ये क्या बच्चों हमारा फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू a closed surface S is how much? Q by epsilon naught. If Q charge is present inside the surface. ठीक है, and why epsilon naught? Because we are calculating in the vacuum. Clear? And this flux is also represented by, this is what? This is called as the surface. This is called as the, this is what? E dot ds. जैसे बच्चों हमने बोला था E डॉट डी एल, दैट वाज द लाइन इंटीग्रल, और ये बच्चों हमारा क्या बना? सरफेस इंटीग्रल। किस चीज का सरफेस इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब फ्लक्स को हम क्या बोल सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, इसको हम काफी यूज करेंगे आगे जाके एप्लीकेशंस में। सो नाउ नेक्स्ट इज, हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे फॉर द अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स, अनसिमेट्रिक सरफेसेस। ठीक है, तो अब प्रूफ करेंगे फिर से। प्रूफ में क्या करना है? फाई इज हाउ मच? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? सर्फेरिकल एलिमेंट ले लिया था, वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थी। अब हम कोई आर्बिट्ररी टाइप की, ये इस तरह से हमने क्या ले ली बच्चों? ये हमारी क्या है? अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने पॉइंट ओ ले लिया। इनसाइड द सरफेस लेट द चार्ज इज हाउ मच? क्यू, और ये सरफेस हमने कैसा ले लिया? ऑफ द सरफेस एरिया ए कैपिटल एस। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है? एक एरिया एलिमेंट सिलेक्ट करना है सब। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, दिस इज ds। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और अगर ये मैंने छोटा सा एलिमेंट ds ले लिया तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? अब इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा E और ds सेम डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। लेट द एंगल इज हाउ मच? थीटा। क्लियर? तो फ्लक्स बच्चों क्या होगी? थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, दिस विल बी E डॉट ds, और अगर इसको खोल दें डॉट प्रोडक्ट को तो ये क्या बन जाएगा? E ds cos ऑफ थीटा। क्लियर? सो नाउ पिछली बार हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रक्चर थी, इस बार हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये हमारा ds एलिमेंट है। ठीक है, हमने एक चीज और पढ़ी है वेक्टर्स में, इफ दिस इज वेक्टर a तो इसका कंपोनेंट अलोंग द वेक्टर b, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू, then its projection along B is how much? A cos theta. This is what? Projection of A vector किसके along बच्चों? Along B vector. ठीक है, तो this is what? This is our ds vector. तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें along E vector तो कितना होगा? projection of E vector along, projection of ds vector along E vector, तो बच्चों कितना होगा वो? ds cos of theta। ठीक है, सपोज इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास है कितना? ds डैश। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज हाउ मच? ds डैश
तो डी फाई बच्चों हमारा क्या बन गया, डी फाई इज हाउ मच, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू ई डी एस डैश। क्लियर। तो डी एस डैश बच्चों है क्या चीज, इफ दिस इज डी एस एरिया एलिमेंट विच इज इन दिस डायरेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन बच्चों ये वाला होगा, नजर आ रहा है आपको। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, प्रोजेक्शन होगा। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, this is what, this is ds which is along this direction। तो इसका प्रोजेक्शन ये वाला होगा along this direction। क्लियर। ये मैं शेडेड पोर्शन कर देता हूं, पुराने वाला ds और ये वाला है हमारा ds डैश। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल थीटा। तो ये हमारा जो ds बना, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा ये, डी फाई इज व्हाट, ई बच्चों क्या है यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस इज आर, तो ये क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू डी एस डैश। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, फ्लक्स आ गया थ्रू दिस एरिया एलिमेंट विच इज डी एस डैश। ठीक है, तो अब टोटल फील्ड टोटल फ्लक्स निकालें बच्चों, तो क्या बनेगा, फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू डी एस डैश। अगर इसको हम ध्यान से देखें, लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज बाहर निकाल दी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया था क्योंकि कांस्टेंट था, चार्ज भी बाहर आ गया था, कांस्टेंट था, आर भी हमारा बाहर आ गया था क्योंकि सफियर के केस में है रेडियस हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, फाई इज चार्ज कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। बट इन दिस केस कोई सरफेस एरिया एलिमेंट यहाँ पे है, कोई कहीं पे है, कोई यहाँ पे, कोई पास होगा, कोई ज़्यादा दूर होगा, मतलब आर कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में डी एस डैश और हमारा जो आर स्क्वायर है वो अंदर ही रहेंगे इंटीग्रेशन के। तो ये बच्चों बना क्या, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बना के दिखाऊं, अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से कुछ सफियर बना लूं तो बन जाएगा, इस तरह का सफियर बन जाएगा। और ये हमारा क्या चीज बन रहा है, तो ये सफियर का एक छोटा सा कोन नहीं बन रहा, तो इस कोन के अंदर ये सफियर एक एंगल बनाता है जिसको हम इसका नाम देते हैं डी ओमेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज दी सॉलिड एंगल। दैट इज व्हाट, द सॉलिड एंगल। +1 में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस डी ओमेगा सॉलिड एंगल, दिस इज व्हाट, डी एस बाई आर स्क्वायर। ठीक है, उस टाइम हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ी थी डेफिनेशन, लेट दिस एलिमेंट इज हाउ मच, दिस इज एरिया एलिमेंट, दिस इज आर, तो डी ओमेगा हमारा क्या बना था बच्चों, डी एस बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइम हमारा ये एरिया एलिमेंट कौन सा है बच्चों, दिस इज डी एस डैश, और ये रेडियस हमने इतना छोटा एलिमेंट लिया था कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट हमारी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर। क्लियर। तो ये डी एस डैश बाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली डी ओमेगा विच इज द स्मॉल सॉलिड एंगल subtended by this small area element ds dash on the center of the sphere। क्लियर। ये स्फीयर कौन सा है, इसके अंदर मैंने आर्बिट्रेरीली जो सरफेस हमारे पास दी हुई है उसके अंदर मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, तो अब अगर इस तरह मैं ये सभी एलिमेंट्स ले लूँ, ये वाला, ये सभी एलिमेंट्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे बच्चों, सॉलिड एंगल्स बनेंगे। और ये सभी सॉलिड एंगल्स का जो सम है, टोटल सॉलिड एंगल हमारे पास कितना बनेगा, टोटल सॉलिड एंगल बच्चों कितना होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल में जो टोटल एंगल है वो कितना होता है हमारा 2 पाई। बट इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज तो टोटल सॉलिड एंगल बच्चों हमारा कितना होता है
4 पाई। तो मैं अगर यहाँ पे 4 पाई रख दूँ तो ये क्या बनेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों क्या मान गया हमारा, दैट इज सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया किसके लिए, फॉर द अनसिमेट्रिक सरफेसेस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक एज वेल एज फॉर द असिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर। सो नाउ इसके बाद कुछ बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं, तो वो कैसे करने हैं न्यूमेरिकल्स। सुनाओ, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे हम सभी टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। सपोज बच्चों हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट दी है, सपोज वी हैव अ सरफेस विच इनक्लोजेस अ चार्ज, और चार्ज हमें बच्चों कितना दिया है, 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, सपोज अ सरफेस encloses a charge, कितना बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर में से कितनी फ्लक्स बच्चों बाहर आ रही है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। वी हैव स्टडीड व्हाट इज फ्लक्स, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बच्चों हमारा कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁹, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट हमारी कितनी होती है, दिस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये कट गया, एंड देन व्हाट इज व्हाट वी हैव 10⁻3। फ्लक्स इज हाउ मच बच्चों, 10⁻3। ठीक है, यूनिट बच्चों हमने क्या बोला था इसका, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, सो इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो रहा है हमारे पास, सपोज अ क्लोज्ड सरफेस encloses an electric dipole, ठीक है, with charges ±2 microcoulomb with dipole length 3 millimeter. Find the flux through the surface, through the closed surface। तो इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमें क्या दिया है, अगेन हमें कोई एक सरफेस दे दी, उसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल इज व्हाट, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो अगर हमने फाइंड आउट करनी है फ्लक्स, तो हमें क्या चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इसमें कितना प्रेजेंट है, अगर इसमें डाइपोल है तो डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना आता है, फर्स्ट चार्ज होता है -q, सेकेंड चार्ज +q, एक हमने दे दिया, उन्होंने दे दिया +2 माइक्रोकूलम, दूसरा दे दिया -2 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज बच्चों क्या हो गया, इट विल बी 0, चार्ज एडिटिव इन नेचर है, तो टोटल चार्ज +2 -2 कैंसिल हो गए, तो फ्लक्स बच्चों कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, आप कर सकते हो। तो मैं कुछ और न्यूमेरिकल देखता हूँ एक दो। सपोज अ प्लेन सरफेस with area 10 meter square lies in YZ plane at a distance of
x equal to 5 meter from origin in the presence of electric field which is given by 3 I cap 4 j cap plus 7 k cap. Clear? So find the flux through the plane. तो इसमें बच्चों हमें क्या दिया है, एक प्लेन सरफेस दी है विद द एरिया एलिमेंट हाउ मच 10 मीटर स्क्वायर लाइज इन YZ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इतना लग रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द प्लेन. ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी. ये हमारा क्या बना, x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, इसमें हमारे पास ये हमारा ओरिजिन बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक प्लेन पड़ा है लाइक दिस. ठीक है, ये कहाँ पे पड़ा है बच्चों, x इज इक्वल टू 5 मीटर के ऊपर. ठीक है, तो ये प्लेन है जो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बच्चों, दैट इज 3I4J प्लस 7K. ठीक है, और इसका हमें एरिया कितना दिया उन्होंने, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर दिस इज अ सरफेस विद 10 मीटर स्क्वायर सो इट्स एरिया वेक्टर विल बी अलोंग. ठीक है, तो हम एस वेक्टर को क्या लिखेंगे, दिस इज 10 मीटर स्क्वायर इंटू आई कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा 3 I कैप 4 J कैप एंड 7 K कैप. सो व्हाट इज आवर फ्लक्स, दैट इज सिंपली E डॉट S. हमारे पास डेफिनेशन ये थी, स्मॉल फ्लक्स इज E डॉट ds. तो उस हिसाब से मैंने ले लिया फ्लक्स इज हाउ मच E डॉट ds. तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा बच्चों क्या है, एरिया एलिमेंट. ठीक है, एरिया वेक्टर. तो सिर्फ I डॉट I का कंपोनेंट आ जाएगा. दिस इज व्हाट 10, दिस इज 3 और दिस इज 10. तो ये क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 10 विच इज 30. यूनिट क्या है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्लियर? तो इस हिसाब से बच्चों ये न्यूमेरिकल करने हैं. ठीक है, सपोज वी हैव दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, एक सिलेंडर दे दिया हमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों कहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया. दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z. ठीक है, तो अब इस केस में हमें उन्होंने दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग, E is 200 Newton per Coulomb into I cap for x greater than 0 and this is minus 200 Newton per Coulomb into I cap for x less than 0. मतलब क्या है बच्चों, for x greater than 0 मतलब ओरिजिन के यहाँ से इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन. हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है. बट फॉर द x लेस देन 0 इसके इधर वाली साइड फॉर द नेगेटिव x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन. क्लियर? उन्होंने हमें ये सफियर दे दिया, सॉरी सिलेंडर दे दिया जिसका रेडियस उन्होंने कितना दिया हमें 0.1 मीटर और द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर. And we will find out the value of electric flux through this closed surface. अब अगर हम देखें इस प्रॉब्लम के अंदर तो हमारे पास कितने सरफेस बन रहे बेटा, 1 2 और ये तीसरी हमारी कर्व्ड सरफेस बन गई. तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा E डॉट S फॉर द फर्स्ट फेज, E डॉट S for the second surface and E dot S for the third surface. ठीक है,
अगर हम ई की तरफ देखें, या तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर हम इस क्लोज्ड सरफेस फेस नंबर 3 की बात करें, जो ये क्लोज्ड सरफेस होगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम कहीं पे भी एरिया एलिमेंट इस तरफ से लेंगे तो फॉर थर्ड जो क्या है बच्चों, हमारी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ई एंड एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में लग रहा है या फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है, जैसे मैं ये चौक की एग्जांपल दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा या तो इस तरफ है या फिर इस तरफ है। अगर इस पॉइंट पे मैं एरिया वेक्टर देखूं, वो ऊपर होगा, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगा। मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज हाउ मच, 90 डिग्री। थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ई डॉट डी एस मतलब कॉस थीटा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो बच सिर्फ कौन से गए, फॉर दिस फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ फॉर द फर्स्ट फेज दिस इज ई। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दिस इज E2, दिस इज E1, क्लियर। इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो मतलब दोनों के केस में थीटा हमारा क्या है, 0 है। सो दिस इज E वेक्टर, तो इसको खोल देते हैं, E is cos 0 प्लस E is cos 0, ठीक है। सो फाई इज व्हाट, E बच्चों कितनी हमारी 200 इंटू एस। एस क्या है बच्चों, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना बनेगा, ये हमारे पास है क्या चीज़, दिस इज अ सर्कल, एस इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 0.1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 एंड दिस इज 10⁻⁻1, तो ये बनेगा 10⁻⁻2, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बना, 3.14 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म बच्चों क्या बनेगी, इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वैल्यू उसकी कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वैल्यू उसकी कितनी है, -200। तो थीटा यहाँ पे भी कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 200। अब ये -200 नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -I कैप को, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, 200, ठीक है। एंड ये सर्कल का एरिया बच्चों सेम वही 3.14 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये 200 के साथ जो 20 है, ये -2 कैंसिल हो गया, तो ये बना गया बच्चों 6.28 प्लस ये भी कितना बना 6.28, तो ये कितना बना बच्चों, दिस इज 12/56 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इस हिसाब से आप ये न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। ये हमारे पास फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है उन्होंने, आपको स्टेटमेंट्स वगैरह बुक्स में इजीली मिल जाएंगे। तो दिस इज ओरिजिन, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक क्यूब है, ऑफ साइड 0.2 मीटर, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, एक क्यूब है बच्चों 0.2 मीटर साइड की, और ये क्यूब कहाँ पे पड़ी है, ओरिजिन से 0.2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो इस सरफेस का नाम बच्चों उन्होंने दे दिया कैपिटल एस। इसके ऊपर फील्ड कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग लाइक अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इज 100, that is Newton per coulomb per meter, and x is what, x is the distance from origin। अब इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स इज व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ओरिजिन। जिस तरह से हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे एक्स बढ़ता जाएगा, और जैसे ही एक्स इंक्रीज होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है बच्चों इसकी, अलोंग आई कैप, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमें इस क्यूब के अंदर में से कितनी फ्लक्स आएगी दैट वी हैव टू फाइंड आउट, मतलब दिस क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारे पास कितनी फ्लक्स है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब अगर हम देखें बच्चों तो इस क्यूब के टोटल कितने सरफेसेस बन रहे हैं, 6 सरफेसेस बन रहे हैं। दिस इज, अगर मैं इनको नाम दे दूं बच्चों, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ऊपर वाला ये थर्ड, नीचे वाला फोर्थ, ये आगे वाला फिफ्थ, और पीछे वाला ये बच्चों क्या है हमारे पास सिक्स्थ है, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस तरफ लग रहा है बच्चों, अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि उन्होंने हमें दे दिया दैट इज आई कैप। अगर हम कैलकुलेट करें एरिया वेक्टर, मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ी बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, फॉर दिस सरफेस नंबर 1 एरिया वेक्टर बच्चों किस तरफ होगा, अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा। इस केस में एरिया वेक्टर मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, और ये हमने ले लिया तीसरे। इस जो अगर दिस इज एक्स, वाई एंड दिस इज जेड, तो इसका एरिया एलिमेंट बच्चों की एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन। और नीचे वाले 4 नंबर का किस तरफ होगा, अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन, दिस इज अलोंग वाई डायरेक्शन। अलोंग एक्स, दिस इज माइनस एक्स। और ये आगे वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर बच्चों हमारी तरफ होगा लाइक दिस, अलोंग जेड डायरेक्शन। और ये पीछे वाले का इस तरह होगा, अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन। क्लियर। अगर हम देखें आउट ऑफ दीज 6 फेसेस, फर्स्ट का किस तरफ लग रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। सेकंड फेस का एरिया वेक्टर किस तरफ है बच्चों, अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन। थर्ड का बच्चों अलोंग वाई डायरेक्शन की तरफ, और फोर्थ माइनस वाई की तरफ। फिफ्थ अलोंग जेड डायरेक्शन बच्चों, सिक्स्थ वाला अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से एंगल देखें एरिया कंपोनेंट्स का, इस केस में फर्स्ट जो फेस है उसका, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर द सेकंड फेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही लग रहा है। और सेकंड ये वाला फेस है जो, इसका एरिया वेक्टर बच्चों किस तरफ है, अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन। तो इस केस में एंगल बच्चों हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें, फ्लक्स हमारी क्या होगी बच्चों, E डॉट डी एस फॉर फर्स्ट फेस, E डॉट एस फॉर सेकेंड फेस, E डॉट एस फॉर थर्ड फेस, E डॉट एस फॉर फोर्थ फेस, E dot S for fifth, and the last one is E dot S for the sixth phase. इस केस में बच्चों एंगल हमारा कितना बना, 0 डिग्री। इस केस में 180 डिग्री। अब थर्ड वाला फेस, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एरिया वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो थीटा बच्चों कितना बना, 90 डिग्री। अब फोर्थ वाले में एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो थीटा कितना बना, अगेन 90 डिग्री। और इस केस में जो ये फिफ्थ वाला फ्रंट वाला फेस होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग एक्स एक्सिस और ये एरिया वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो थीटा बच्चों अगेन 90 डिग्री, इसमें भी थीटा बच्चों 90 डिग्री, ये पीछे की तरफ होगा, ठीक है। इसके जब खोलेंगे E डॉट एस, दिस इज व्हाट E एस कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस 90 बच्चों हमारा क्या होता है, 0, कॉस 0 बच्चों 1,
और cos 180 डिग्री बच्चों -1। तो इसका मतलब ये चारों कंपोनेंट्स हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, वी हैव ओनली दीज 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इनके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट फेज, मतलब ये वाला फेज। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, तो हमें ई की वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। बट इन दिस केस फर्स्ट जो फेस है हमारा वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये जो क्यूब है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 0.2 मीटर पे है, और लेंथ ऑफ द क्यूब इज व्हाट 2.2 मीटर। इसका मतलब जो फर्स्ट फेस है दैट इज व्हाट एट द डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर, इसका मतलब ई फॉर द फर्स्ट फेस बच्चों कितना होगा, दैट इज अल्फा इंटू एक्स, मतलब ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया 0.4, तो ये कितना होगा बच्चों 0.4 मीटर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी मैं रख दूं, अल्फा कितना दिया 100, दैट इज 100 इंटू 0.4 एंड दिस इज व्हाट, कितना बना बच्चों, दैट इज 40 न्यूटन पर कूलम। तो इस फेस के लिए इसकी डायरेक्शन भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज आई कैप। इस फेस के लिए फॉर दिस फेस, फर्स्ट फेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 40 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर कैलकुलेट करें फॉर द सेकंड फेस दिस वन, ठीक है, सेकंड फेस बच्चों हमारा कहाँ पे है, एट द डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, तो अल्फा इंटू 0.2, तो ये कितना बना बच्चों, E2 कितना बन जाएगा, 100 वैल्यू रख देते हैं अल्फा की, 0.2, तो ये बना हमारा 20 न्यूटन पर कूलम अलोंग आई कैप। ठीक है, तो सेकंड फेज मतलब इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, फर्स्ट फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, तो नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट फॉर दिस वन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अलोंग एक्स डायरेक्शन, एरिया वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, दिस इज व्हाट ई एस कॉस 0, और ये फर्स्ट फेस है वो वाला, तो E1 आएगा। ठीक है, एरिया के लिए 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया ये क्यूब के सभी एरियाज क्या होंगे, बराबर होंगे, सभी फेसेस के एरिया बराबर होंगे। ठीक है, और एरिया होगा कितना बच्चों, क्यूब का एरिया, सॉरी फेस का एरिया कितना होता है फॉर अ क्यूब, दैट इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज 0.2 स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो नाउ दिस इज प्लस, नाउ फॉर द सेकेंड फेज यहाँ पे आएगा E2S cos 180 डिग्री, cos 180 बच्चों -1, तो फ्लक्स कितनी बनी E1 बच्चों हमारा है 40, एरिया बच्चों हमारा क्या है 0.04 इंटू cos 0 1 हो गया, E2 बच्चों हमारा है 20 इंटू एरिया हमारा बच्चों 0.04 इंटू ये कितना हो गया बच्चों -1 हो गया। तो इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फाई इज व्हाट, इसको मैं लिखूं 40 इंटू दिस इज 4/100 माइनस दिस इज 20 इंटू 4/100, तो बच्चों ये क्या बना, दैट इज 160 दैट इज 0.8 बनी, तो बच्चों ये 1.60 माइनस 0.8, तो ये कितना बना 0.8। क्लियर, और यूनिट फाई की क्या है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों कैसा है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। सो वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल ए with its linear charge density kx square, so we can write down its linear charge density is kx square, where x is a variable, where x is the distance from one end of the wire. So I will explain in the diagram. The wire is enclosed by a surface S. तो बच्चों suppose हमारे पास ये कोई surface है, let the name of the surface is S. Clear? And in this surface we have a wire, positive charge suppose is distributed on the wire. Clear? So now suppose this is
x equal to 0 means one end of the wire, and this is the another end of the wire at the length a, because they have given the length of the wire is a. Clear? So now in this case, as we are moving from x equal to 0 to x equal to a, the value of x will increase. As the x increases, the lambda will also increase. It means that in this case lambda क्या है, बच्चों वेरिएबल है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में इस सरफेस में से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. वी नो दैट द फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ विच इज Q by epsilon naught. We can easily find out the value of flux if charge is known. So in this problem basically we will find out the amount of charge on the wire. Clear? So now what is the meaning of lambda? As we have seen in the definition of charge density, this is what, that is the ratio of small charge to the small line element. Clear? And it is given how much? That is kx square. So now we will find out the charge on this wire. Firstly, select a small element on the wire. So length of this element is suppose dx. If small length is dx, then what is the meaning for lambda? Lambda is what? Charge by length. तो बच्चों चार्ज कितना होगा? चार्ज will be lambda into length. Clear? If the length of this element is dx, then the small charge on the small element will be lambda dx. Clear? We can also find out its value from this equation by cross multiplication. Now what is lambda? Lambda is kx square into dx. Clear? Because the value of lambda they have given is kx square. So now this is what? The charge on this small line element dx. But we want to find out the value of charge on the whole of the wire. Clear? So what it will be? So now the total charge on the wire is suppose Q, which is the integration of the small component. Why I am taking here the integration? We have taken the small element dx. सो इस तरह से बच्चों हम इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेंगे. क्लियर? और इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज होगा उन सब का क्या लेंगे? सम लेंगे. ठीक है? बट जब इस तरह के एलिमेंट्स लिए जाते हैं तो dx हम बहुत छोटा लेते हैं, मतलब टेंड्स टू 0. अगर dx टेंड्स टू 0 होगा तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट. ठीक है? तो उस केस में समेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटीग्रेशन में. क्लियर? सो नाउ वी विल पुट हियर द वैल्यू फॉर dq विच इज kx square into dx, and the limits from x equal to 0 to x equal to a. क्लियर? तो ना बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. कि क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू a. ठीक है? तो ये क्या बना? k बाई 3 इंटू ए क्यूब माइनस 0 क्यूब. तो बच्चों चार्ज हमारा कितना बना? k बाई 3 इंटू ए क्यूब. ठीक है? तो ये किसकी वैल्यू होगी? दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस वायर. क्लियर? अगर चार्ज इतना है तो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन फॉर फ्लक्स? वो तो हमें पता ही है, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट. और चार्ज बच्चों हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? चार्ज इज k बाई 3 ए क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया? फ्लक्स आ गया. ठीक है? इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल्स किए हैं विद द यूज ऑफ गॉस थ्योरम. क्लियर? तो बाकी न्यूमेरिकल्स भी आप अपनी बुक्स में से ट्राई करना. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है? थैंक यू.